हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना 18वां लेसन जन आंदोलन असहयोग सविनय व भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम शुरुआत करेंगे असहयोग आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अब सभी पराधीन देश स्वतंत्रता का महत्व समझ गए थे। वे हर हालत में अपने आप को स्वतंत्र कराना चाहते थे, भारत भी, क्योंकि यहाँ पर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलनों की शुरुआत हो चुकी थी। विश्व युद्ध के दौरान बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने भारतीयों की स्वराज्य प्राप्ति के लिए होम रूल आंदोलन शुरू किया था। सरकार के खिलाफ मजदूरों व किसानों ने भी आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी थी। 1920 ईस्वी तक परिस्थितियां ऐसी तैयार हो चुकी थी कि हिंदुस्तान का प्रत्येक वर्ग किसी न किसी बात को लेकर अंग्रेज़ों से नाराज़ था। चारों तरफ अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों में रोष फैला हुआ था। गांधी जी ने इन परिस्थितियों का सही आकलन किया तथा अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाने के लिए इसी वर्ष एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे इतिहास में असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन जल्दी ही एक जन आंदोलन बन गया। हरियाणा सहित देश के सभी भागों में इस आंदोलन का तेजी से प्रचार हुआ। हरियाणा के विशेष संदर्भ में इस आयोजन के शुरू होने के मुख्य कारणों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी समेत लगभग पूरे देश ने अंग्रेज़ों की जन धन से सहायता इस आशा से की थी कि शायद उन्हें युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज़ों से न्याय मिलेगा, लेकिन वास्तव में हुआ इसके विपरीत। युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना में भर्ती होने वाले युवकों में एक बड़ी संख्या हरियाणा प्रदेश के नवयुवकों की थी। युद्ध के दौरान जब उन्हें अन्य देशों के अग्रिम मोर्चों पर भेजा गया तो उन्हें एहसास हुआ कि स्वतंत्र देश तथा पराधीन देश की हवा में भी अंतर होता है। इन देशों में आकर उन्होंने स्वतंत्रता के महत्व को जाना तथा जब युद्ध समाप्ति के बाद वे अपने प्रदेश व अपने लोगों के बीच वापस लौटे तो उन्होंने अपने वहाँ के अनुभवों को उनके साथ साझा किया। इससे हरियाणा की जनता में नव चेतना का संचार हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद इन नवयुवक सैनिकों को बिना कोई सुविधा दिए सेना से निकाल दिया गया। इससे अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा बढ़ गया। अकेले हरियाणा से लगभग 15,500 सैनिकों को एक सेना से निकाल दिया गया। कहाँ तो यहाँ की जनता युद्ध के दौरान की गई सहायता के बदले अच्छे दिनों की आशा कर रही थी और वहीं युद्ध समाप्ति के बाद उन्हें घोर निराशा के सिवा कुछ नहीं मिला। महात्मा गांधी ने जब अंग्रेज़ों की यह एहसान फरामोशी देखी तो उन्हें बहुत बुरा लगा तथा उन्होंने अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। दूसरा था मांटेगू की घोषणा। इंग्लैंड की संसद में 20 अगस्त 1917 ईस्वी को भारत सचिव मांटेगू ने यह घोषणा की थी कि इंग्लैंड की सरकार की इच्छा है कि शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सके। उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। उसी के साथ मिलकर भारत सचिव ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसे 1918 ईस्वी में इंग्लैंड सरकार की स्वीकृति भी मिल गई थी। इस तरह की खबरों से उन लोगों को अच्छे दिनों की आशा थी, लेकिन यह योजना केवल कागज़ों तक सीमित होकर रह गई। भारत में एक बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। तीसरा है दैवीय प्रकोप। प्रथम विश्व युद्ध के कारण हरियाणा में कृषि व्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचा, क्योंकि इन कार्यों में लगा एक बड़ा वर्ग युद्ध आवश्यकताओं को देखते हुए सेना में भर्ती हो गया था। इसके साथ ही इस
समय प्राकृतिक आपदाओं ने भी यहाँ के लोगों पर कहर ढा दिया। प्लेग व बाढ़ जैसी आपदाओं ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। अकाल ने स्थिति को और भी ज़्यादा भयंकर व विकराल बना दिया था। इससे इस प्रदेश में भारी जान माल का नुकसान हुआ। अकेले गुड़गांव में महामारियों से मरने वालों के लोगों की संख्या 63,000 से ऊपर थी। जीने के लिए आवश्यक खाद्यान्नों तथा वस्तुओं के भाव आसमान को छूने लगे। इस समय लोगों के लिए एकमात्र आशा की किरण सरकार थी, लेकिन उसने सहायता करने की बजाय लोगों पर और ज़्यादा नए कर लगा दिए। इससे इस देश के लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका था। जनता की इस हालत ने गांधी जी को कोई बड़ा आंदोलन चलाने के लिए मजबूर कर दिया था। अगला है 1919 ईस्वी का सुधार अधिनियम। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 ईस्वी में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जारी किया गया। भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों की काफ़ी सहायता की थी, इसीलिए बदले में उन्हें इस अधिनियम से काफ़ी आशाएं थी। यह एक्ट भारत सचिव तथा भारत के वायसराय के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर पास किया गया था। इस एक्ट में भारतीयों को उत्तरदायी सरकार प्रदान करने की बात कही, लेकिन इसके लिए कोई संवैधानिक रूप से कोई कदम नहीं उठाया गया था। इस एक्ट से भारत में अनेक नेता नाराज थे। इस अधिनियम के प्रति लोगों की नाराज़गी को तिलक जी के इस कथन से समझा जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि इस अधिनियम के माध्यम से हमें बिना सूर्य की सुबह दी गई है। इस तरह के माहौल ने गांधी जी को कोई बड़ा आंदोलन चलाने के लिए विवश कर दिया था। अगला है रोल्ट एक्ट। इन आंदोलनों को बंद करवाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हाई कोर्ट के न्यायाधीश सिडनी रोल्ट एक्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी का उद्देश्य भारत में हो रहे आंदोलनों को कुचलने के लिए आवश्यक सलाह देना था। ब्रिटिश सरकार ने इस कमेटी की सलाह पर 2 बिल प्रस्तुत किए, जिन्हें रोल्ट एक्ट बिल के नाम से जाना गया। भारतीय जनता के ज़बरदस्त विरोध को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसमें से एक बिल को तो वापस ले लिया, लेकिन 18 मार्च 1919 ईस्वी को दूसरा बिल उसके द्वारा पारित कर दिया गया। इस बिल में अंग्रेजी सरकार ने अनेक दमनकारी प्रतिबंध लागू किए थे। इस बिल के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार या नज़रबंद किया जा सकता था। उस व्यक्ति को वकील रखने, अपील करने व दलील देने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। भारतीयों ने इस कानून को काले कानून की संज्ञा दी और ज़ोर शोर से इसका विरोध किया। हरियाणा के लोगों ने भी इस कानून का ज़ोरदार विरोध किया। अगला है हरियाणा में रोल्ट एक्ट का विरोध। रोल्ट एक्ट बिल पास होते ही हरियाणा समेत पूरे भारत में इस बिल का ज़बरदस्त विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने इसके विरोध के लिए एक सत्याग्रह सभा का गठन किया। 30 मार्च 1919 ईस्वी को पूरे देश में हड़ताल की घोषणा की गई, परंतु बाद में स्थिति को बदलकर 6 अप्रैल कर दिया गया। हरियाणा में इस बिल का ज़बरदस्त विरोध देखने को मिला। यहाँ के लोगों ने इसके विरोध में अम्बाड़ा में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस सभा में प्रत्येक स्थान पर इस बिल का विरोध करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद इसी तरह की एक सभा का आयोजन हिसार और भिवानी जिले में भी किया गया। अगला है गांधी जी की गिरफ्तारी। आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद तथा अन्य नेताओं के निमंत्रण पर गांधी जी पंजाब की ओर आने को तैयार हो गए। उस समय हरियाणा पंजाब का ही एक भाग था। जब ब्रिटिश अधिकारियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसे अंग्रेजी सरकार के लिए एक बड़ा खतरा माना। इसीलिए 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेज़ों ने गांधी जी को हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन पर ही रोक लिया। विरोध करने पर भी गांधी जी को गिरफ्तार करके पुलिस की देखरेख में वापस बम्बई जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया गया। उनकी गिरफ्तारी की खबर ने हरियाणा व पंजाब के लोगों को काफ़ी उत्तेजित कर दिया। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जगह जगह हड़तालों तथा धरनों का आयोजन किया गया।
अंग्रेजी सरकार का विद्रोह खुले तौर पर किया गया। उनकी इस कार्रवाई से नाराज़ होकर स्थानीय प्रशासन ने उनके वकालत लाइसेंस जब्त कर लिए, परंतु न्यायालय में सरकार को मुंह की ही खानी पड़ी। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू खां और डॉक्टर सत्यपाल ने इन नेताओं को गिरफ्तार करके धर्मशाला की जेल में बंद कर दिया गया। अमृतसर के लोगों में आक्रोश की भीषण ज्वाला भड़क उठी। लोगों ने इन गिरफ्तारियों के विरोध में शहर में एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। यह जुलूस जब रेलवे क्रॉसिंग के समीप पहुंचा तो अंग्रेजी प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु लोग रुकने की बजाय बेकाबू हो गए। पुलिस ने इस बेकाबू भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ की। अनियंत्रित होती स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल डायर को यह शहर सुपुर्द कर दिया। उसने बिना लोगों को सूचित किए अमृतसर में जुलूस तथा सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सत्याग्रहियों द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। यह सभा गोलीबारी में मरे लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए आयोजित की गई थी। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया। इस सभा स्थल से बाहर जाने का केवल एक ही रास्ता था और बाकी चारों ओर ऊंची दीवारें थीं। डायर को जब इस सभा की सूचना मिली तो उसने असंख्य सैनिकों के साथ इस सभा स्थल को चारों ओर से घेर लिया। भीड़ को 3 मिनट में वहां से जाने का आदेश दिया, परंतु इतनी बड़ी भीड़ इतने समय में कैसे बाहर जा सकती थी। 3 मिनट के बाद डायर ने गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। भारतीय इतिहास में इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना गया। अगला है सरकार का दमन चक्र। हरियाणा के सभी क्षेत्रों में बढ़ती हुई हिंसात्मक घटनाओं के कारण ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के लोगों पर कठोर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। यहाँ के लगभग सभी जिलों को पुलिस शासन के हवाले कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों को विशेष शक्तियाँ दी गई। सरकार ने यहाँ सभी प्रकार की सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए लोगों को ठीकरी पहरा देने के आदेश दिए गए। कानून का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा आंदोलनकारियों को और भी कठोर सजाएं दी गई। सरकार की इन दमनकारी नीतियों का आंदोलनकारियों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा तथा उनकी गतिविधियां लगातार जारी रही। इस तरह के माहौल ने भी असहयोग आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। फूट डालो व राज करो की नीति। ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए रोल्ट एक्ट का विरोध भारत के अन्य प्रांतों की भांति हरियाणा में भी जोर शोर से हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इन विरोधों को दबाने के लिए सभी प्रकार की नीतियां अपनाई। सरकार द्वारा हर संभव कोशिश की गई जिससे हरियाणा के लोग इन आंदोलनों में भाग न लें। इसके लिए लोगों को अलग अलग आधारों पर आपस में बांटने का काम किया गया। अपने वफादार लोगों द्वारा सरकार के पक्ष में प्रस्ताव पास करवाए गए। कुछ वफादार मुसलमानों को सत्याग्रह का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इससे प्रभावित होकर हिसार में कुछ मुसलमानों ने सरकार के समक्ष अपनी वफादारी प्रस्तुत की। सरकार के वफादार ज़्यादातर बड़े व्यापारी, जमींदार और व्यवसायी थे, जिन्हें आए दिन सरकार से कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हो रहा था। अंग्रेज़ों के इन चापलूसों के कारण हरियाणा में आंदोलन की गति कुछ धीमी अवश्य हुई, लेकिन पूरी तरह रुकी नहीं। इसी दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन चलाने की घोषणा की। अगला है खिलाफत आंदोलन। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की के सुल्तान अथवा खलीफा के साथ अंग्रेज़ों द्वारा किया जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण भारतीय मुसलमान अंग्रेज़ों से काफ़ी नाराज़ हो गए थे, क्योंकि वे इस शासक को अपना धार्मिक गुरु मानते थे।
जिसके कारण भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी के सहयोग से एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, डॉक्टर मोहम्मद अंसारी व हसरत लोहानी को शामिल किया गया। इन नेताओं ने पूरे देश का दौरा किया तथा खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। एक साथ लगभग 10 लाख मुसलमानों ने इस आंदोलन में भाग लिया। हरियाणा में 19 मार्च 1920 ईस्वी को खिलाफत दिवस का आयोजन किया गया। पंडित नेकीराम शर्मा और लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए रोहतक, हिसार व भिवानी का दौरा किया। उन्होंने अपने भाषणों में अंग्रेजी सरकार द्वारा मुसलमान भाइयों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की। इससे डरकर अंग्रेजी सरकार ने खिलाफत आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी ने इस अवसर का फ़ायदा उठाने के लिए असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। लगभग सारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में लगा हुआ था। चारों तरफ स्वराज्य की मांग को लेकर हड़ताल, धरनों, जुलूसों का आयोजन हो रहा था। ऐसी परिस्थितियों का गहन अध्ययन करने के लिए कांग्रेस ने विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई वो इस प्रकार है। नकारात्मक कार्यक्रम थे। पहला, सरकारी एवं अर्ध सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक व अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी उपाधियों का त्याग, 1919 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार, सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह और उत्सवों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, मद्य निषेध तथा अस्पृश्यता का निवारण, सरकारी दरबारों का बहिष्कार, सरकारी अदालतों का बहिष्कार। और दूसरा है रचनात्मक कार्यक्रम। वो थे पारस्परिक विवादों का पंचायत द्वारा निपटारा, राष्ट्रीय स्कूल कॉलेजों की स्थापना, व्यापक पैमाने पर स्वदेशी का प्रचार व इस्तेमाल, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना तथा हथकरघा हाथ से कताई बुनाई उद्योग का जीर्णोद्धार। अंग्रेजी साम्राज्य से असहयोग का इन सभी तरीकों से एक सशक्त व प्रभावशाली उपाय था। गांधी जी ने शांतिपूर्ण एवं स्वदेशी के माध्यम से सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का सूत्रपात किया। यह शासन और सरकारी मशीनरी को शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक उपाय से ठप करने का आंदोलन था। यह वास्तव में अनुशासन एवं आत्मत्याग का आंदोलन था। यह राष्ट्रीय एकता तथा स्वावलंबन का आंदोलन था। असहयोग आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह रूपी शस्त्र का मूर्त रूप था। वह सत्य पर आधारित उनका अहिंसात्मक आंदोलन था। हरियाणा के सभी गांवों और शहरों में असहयोग आंदोलन को काफ़ी सफलता मिली। अंबाला के लाला मुरलीधर ने अपनी सरकारी उपाधि त्याग दी। हरियाणा में असहयोग आंदोलन की प्रगति के अलग अलग पहलुओं को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार। हरियाणा में असहयोग आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव शिक्षण क्षेत्र में देखने को मिला। यहाँ के छात्रों पर गांधी जी की अपील का बड़ा ज़बरदस्त असर हुआ। रोहतक के छात्रों ने स्कूल तथा कॉलेज में जाना छोड़ दिया। यहाँ के गौड़ हाई स्कूल व जाट हाई स्कूल के छात्रों ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर प्रतिज्ञा ली कि वे अंग्रेजी शासन की समाप्ति तक स्कूलों का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। उनका अनुसरण करते हुए हिसार तथा बहादुरगढ़ के छात्रों ने भी स्कूलों का बहिष्कार कर दिया। उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र भी जल्दी ही इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। इस आंदोलन की इस क्षेत्र में सफलता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आंदोलन के दौरान दिल्ली व लाहौर जैसे उच्च शिक्षण संस्थान खाली हो गए थे।
चौधरी छोटूराम ने रोहतक में इस आंदोलन का विरोध किया तथा छात्रों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित भी किया। उनके द्वारा रोहतक में जाट हीरोज़ मेमोरियल हाई स्कूल की भी स्थापना की गई। अगला है ब्रिटिश न्यायालयों का बहिष्कार। हरियाणा में शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार से प्रेरित व उत्साहित यहाँ के नामी वकीलों ने अंग्रेजी न्यायालयों का बहिष्कार करके इस आंदोलन की सफलता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी जी की अपील पर इन लोगों ने वकालत करना छोड़ दिया। अम्बाड़ा के अब्दुल रशीद, करनाल के रामचंद्र वैद, हिसार के बख्शी रामकृष्ण, रोहतक के श्यामलाल वकालत त्यागने वालों में प्रमुख रूप से शामिल हैं। विवादों के निपटारे के लिए कस्बों तथा गांवों में अलग अलग स्तर की राष्ट्रीय पंचायतों का गठन किया गया। अगला है उपाधियों व पदों का त्याग। गांधी जी की अपील पर हरियाणा प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपनी उपाधियां त्याग दी। इसकी शुरुआत हरियाणा में लाला मुरलीधर द्वारा की गई। उन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी। इसके साथ उन्होंने अपनी अन्य उपाधियां जैसे केसरे हिंद को भी त्याग दिया। मित्ताथल के निवासी आखेराम ने अपना रिक्रूटिंग बैज तथा सनद अंग्रेजी सरकार को लौटा दिए। लंबरदारों और जेलदारों ने भी इस आंदोलन में शामिल होते हुए अपने पदों से त्यागपत्र दे दिए। अगला है स्वदेशी का प्रचार व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। असहयोग आंदोलन धीरे धीरे हरियाणा के सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों तथा समुदायों तक फैल चुका था। यहाँ के लोगों ने गांधी जी के कहे अनुसार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। लोगों ने जगह जगह विदेशी वस्त्रों की होली जलाई तथा स्वदेशी पहनने की शपथ ली। महात्मा गांधी ने भिवानी में एक बार कहा था कि तुम मुझे खद्दर दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इससे उत्साहित होकर यहाँ के लोगों में खद्दर के कपड़े पहनने की होड़ सी लग गई। व्यापारियों ने सामूहिक तथा सार्वजनिक रूप से प्रतिज्ञा ली कि वे विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं करेंगे। इस बहिष्कार आंदोलन में इस प्रदेश की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे खादी के उत्पादन में अचानक काफ़ी वृद्धि हुई और यहाँ के व्यापारियों को काफ़ी लाभ हुआ। 1921 ईस्वी में बेरी में स्वदेशी वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया। हरियाणा के सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग बढ़ने लगा। अम्बाड़ा व करनाल के लोगों तथा विशेषकर व्यापारियों पर स्वामी श्रद्धानंद की अपील का काफ़ी प्रभाव पड़ा। यहाँ के व्यापारियों ने विदेशी वस्त्रों को बेचना बंद कर दिया। विदेशी वस्तुओं की होली जगह जगह दिखाई दे रही थी। हरियाणा में स्वदेशी आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। अब है आंदोलन का दमन। प्रिंस ऑफ वेल्स के अपमान से क्रोधित अंग्रेजी सरकार दमन पर उतर गई। उसी समय सरकार द्वारा कांग्रेस के खिलाफत कमेटियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। दमन का सहारा लेते हुए सार्वजनिक सभाओं तथा जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। निहत्थे लोगों की पिटाई, आतंक फैलाना, झूठे मुकदमे बनाना, जेल में बंद कर देना, गोलियां चलाना आदि घटनाएं अंग्रेजी सरकार के लिए आम हो गई। हरियाणा में असहयोग आंदोलन से संबंधित सभी नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। 500 लोगों पर मुकदमा बनाकर उन्हें जेल में डाला जा चुका था। प्रेस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, जिससे सरकारी दमन की खबर लोगों तक न पहुँचे। परंतु इतना सब कुछ होने पर भी जनता का उत्साह कम नहीं हुआ तथा हरियाणा की जनता ने असहयोग आंदोलन के प्रस्तावित कार्यक्रमों को जारी रखा। आंदोलन का स्थगन। पूरे भारत में असहयोग आंदोलन बड़ी तीव्र गति से बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस दौरान एक ऐसी घटना घटी जिससे सब किए कराए पर पानी फिर गया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा निकाले गए जुलूस के साथ पुलिस ने अमानुषिक व्यवहार किया। इससे क्रोधित होकर उग्र भीड़ ने एक थानेदार और 21 सिपाहियों को थाने में बंद कर उसमें आग लगा दी। चोरा चोरी नामक स्थान पर घटित इस घटना में सभी पुलिसजन जलकर मर गए। गांधी जी, जो पहले से ही मद्रास की एक हिंसात्मक घटना से नाराज थे, इससे बहुत दुखी हुए।
इस दुखद घटना से दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। इस घोषणा से हरियाणा समेत सारा देश शोक के माहौल में डूब गया। आंदोलन स्थगन पर प्रतिक्रिया। गांधी जी इस फैसले से बहुत से नेताओं तथा आम लोगों से बहुत ही निराशा हुई। सुभाष चंद्र बोस तथा लाला लाजपत राय जैसे राष्ट्रीय नेताओं का कहना था कि इस समय इस आंदोलन को वापस लेना एक बड़ी भूल थी। हरियाणा के नेताओं के भी इसी तरह के विचार थे। राष्ट्रीय नेताओं का विचार था कि किसी एक न्याय के पाप के लिए पूरे देश को दंडित किया गया, जो सरासर गलत था। सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय दुर्भाग्य की संज्ञा दी। गांधी के फैसले के विरोध का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 24 फरवरी 1922 को कांग्रेस की विशेष समिति की बैठक में अनेक नेताओं ने गांधी जी के विरुद्ध आलोचनात्मक भाषण दिए तथा डॉक्टर मुंजे और डॉक्टर सेनगुप्त ने उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया। सरकार ने इस फूट का लाभ उठाकर 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध 18 मार्च को मुकदमा दायर किया। पंडित नेकीराम शर्मा तथा श्री राज शर्मा को 1 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। अचानक आंदोलन स्थगित कर देने से आम लोगों का मनोबल गिर गया और उनके विश्वास को भारी धक्का लगा। असहयोग आंदोलन बीच में स्थगित कर दिए जाने के कारण स्वराज्य प्राप्ति के अपने ऊंचे लक्ष्य की पूर्ति में विफल तो रहा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसके उल्लेखनीय महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। आने वाले समय में हरियाणा समेत पूरे भारत पर इसके स्पष्ट प्रभाव देखने को मिले। इसके प्रभावों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू होने के पहले कांग्रेस एक विशेष वर्ग तक सीमित थी, लेकिन इस आंदोलन ने उसे देश की बहुसंख्यक जनता, गरीब, किसान, मजदूर और महिला की पार्टी बनाने में अहम योगदान दिया। दूसरा, प्रत्येक कोने में अंग्रेजों का विरोध हुआ। हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश ने अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी। तीसरा, हरियाणा के लोगों में राजनीतिक चेतना को जागृत करने में असहयोग आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब लोगों के मन से ब्रिटिश शासन का भय समाप्त हो गया था। वे खुलकर स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। आंदोलन के दौरान स्वदेशी का जमकर प्रचार हुआ। इससे यहाँ के घरेलू उद्योगों को काफ़ी लाभ हुआ। अगला है, अब लोग स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहते थे। हरियाणा में तो देश प्रेम की भावना लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगी थी। इस आंदोलन के कारण हरियाणा जैसे पिछड़े प्रांत की स्त्रियों ने भी खुलकर अंग्रेजी राज का विरोध किया। आंदोलन के दौरान हरियाणा प्रदेश में 80 की महिलाओं ने सामूहिक रूप से खद्दर धारण करने की प्रतिज्ञा ली। पंडित नेकीराम शर्मा जैसे आंदोलनकारी जेल से बाहर जाएं तो पूरा हरियाणा उनके स्वागत में आ खड़ा हुआ। इन्हीं आधार पर यही कहा जा सकता है कि हरियाणा में असहयोग आंदोलन का तीव्र गति से प्रसार हुआ। यहाँ के लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यहाँ के नेताओं ने इस आंदोलन को हरियाणा के प्रत्येक जिले व कस्बे तक पहुँचाया। लाला मुरलीधर, पंडित नेकीराम शर्मा और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने इस आंदोलन के प्रचार में अहम भूमिका निभाई। गांधी जी के कहने पर लोगों ने अपनी उपाधियों को त्याग दिया। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। विदेशी स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार किया तथा वकीलों ने कचहरी का बहिष्कार किया। अतः हरियाणा में यह आंदोलन काफ़ी हद तक सफल रहा। तो बच्चों, ये था हमारा असहयोग आंदोलन।